नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था को। भारतीय राज्य व्यवस्था को हम डिस्कस कर रहे थे। और ये जो एक हमारी सीरीज होने वाली है, इस सीरीज में अभी तक हमने एक अध्याय है वो ख़त्म कर लिया है। चैप्टर 1 है वो ख़त्म कर लिया है। वो जो चैप्टर था ना, वो मोस्ट ऑफ उसमें कुछ बेसिक शब्द थे, कुछ बेसिक वर्ड थे जिसके बारे में हमने चर्चा करी है। इसे हमने 4 लेक्चर्स में ख़त्म किया है। काफ़ी डिटेल में इसके लिए बात करी है। बिकॉज क्या होता है कि जब हम बात करते हैं ना बेसिक शब्दों की, तो कुछ एनसीईआरटी में ऐसे बेसिक शब्द दिए गए हैं, वैसे तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, बट उसके महत्व के बारे में बात करोगे तो वो कहाँ का यूज़ होने वाले। एक तो प्रीलिम में कभी कभी डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है, जब हम मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तब उन शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका जो आंसर होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी है ना, उसकी भाषा बहुत ही अच्छी है। वो उसकी भाषा को जब आप मेंस में लिखते हो तो आपका आंसर भी बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। इसके लिए उस चैप्टर, पूरा जो चैप्टर था उसमें जो शब्द दिए गए थे उसे हमने काफ़ी डिटेल में देखे हैं, उसके बारे में काफ़ी विस्तार से हमने चर्चा करी है। 4 लेक्चर में उसे जाके हमने ख़त्म किया है। आज हमारा अध्याय होने वाला है वो लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 होने वाला है। चैप्टर 1 क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखो, हमने पहले ही बात करी थी, ये जो हमारी सीरीज होने वाली पूरी, उसमें हम ओनली लक्ष्मीकांत को डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो सीरीज होने वाली है ये संपूर्ण पॉलिटी सीरीज है। इसमें हम लक्ष्मीकांत को डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ में हम एनसीईआरटी की भी चर्चा करेंगे, साथ में कुछ एडवांस सोर्सेस का भी यूज़ करेंगे। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इस पूरी सीरीज का वो है कि देखो, पॉलिटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीलिम और मेंस दोनों को लेके, बट हमेशा कन्फ्यूजन रहे कि पॉलिटी में पढ़े कहाँ से। क्या लक्ष्मीकांत ओनली एक ही पढ़े, क्या एनसीईआरटी पढ़े, क्या डीडी बसु पढ़े, कौन सा एक रिसोर्सेज पढ़े जो इनफ हो वो पॉलिटी के लिए। तो पॉलिटी के लिए अभी तक कोई एक पर्याप्त रिसोर्सेस है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन संपूर्ण पॉलिटी की गारंटी कोई नहीं देता है कि भाई पूरा जो चैप्टर आएगी, पूरे जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से ही आएंगे। ऐसा कुछ भी अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो हम ये पूरी सीरीज बना रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि पॉलिटी में अगर प्रीलिम और मेंस में कहीं से भी क्वेश्चन बनता है तो वो इस सीरीज का अगर ध्यान से हम अध्ययन करते हैं तो उसका उत्तर देने में हम सक्षम हो। इस प्रकार से हमने इस सीरीज को डिजाइन किया है। इसलिए हर छोटी से छोटी बात पर हम चर्चा करेंगे, काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखो, ऐसा अगर आपको मैं बोल दूं कि पॉलिटी के लिए आपको 10 बुक पढ़नी है, प्रत्येक बुक के कितने पेज है? 100 पेज है, तो वो कितने पेज होंगे? 1000 हो गए। अब आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि 10 बुक कैसे पढ़ना है, क्या करना, क्या नहीं करना है। और आपको मैं ये बोल दूँ कि आपको ओनली एक बुक पढ़नी है, उसमें पेज कितने? 1500 है, तो आपके लिए ये बुक है ना 1500 पेज वाली, ये अच्छी रहेगी, क्योंकि आपको पता है बस ओनली ये पढ़ना है, इसके अलावा कहीं और नहीं मारना है माथा। लेकिन अगर आपको मैं बोल दूं इसमें पेज 1000 हैं बट आपको 10 बुक पढ़नी है, तो आप इसमें कन्फ्यूज ज़्यादा हो जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए कहता हूं कि एक बार एक बुक को, एक कोई भी पॉइंट होता है, एक कोई भी टॉपिक होता है, उसको टाइम दे दो, बट आपका वो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके अगर उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो संभावना यही होनी चाहिए कि आप है वो अच्छे से उसका उत्तर दे सको। यही हमारा टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रीलिम के लिए अलग से पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए अलग से पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें कन्फ्यूज कर देती बाद में। तो इन सारी चक्रों में नहीं पढ़ना है। अब हम चलते हैं हमारे अध्याय की ओर। हमारा अध्याय क्या है? हमारा अध्याय है पॉलिटी का। जो अध्याय है पहला है उसका नाम क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उससे पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि पॉलिटी में है ना, हर साल यही ट्रेंड रहता है। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी से? ये देखो ट्रेंड ये रहा है। यहाँ मिनिमम कितने? मिनिमम 5 है। एक साल को हटा दो ना तो मिनिमम कितने रहे हैं? 10 से ऊपर ही रहे हैं। यानी कि पॉलिटी में हर वर्ष 10 से 15 प्रश्न हैं वो प्रीलिम में पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी से हर वर्ष 10 से 15 क्वेश्चन है वो पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी हमारी कोर सब्जेक्ट है। अब कोर सब्जेक्ट क्या होती है? कोर सब्जेक्ट को मैं इस प्रकार से समझाता हूँ। हम अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 6 कोर सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले पॉलिटी, उसके बाद में हिस्ट्री,
उसके बाद में इकोनॉमी, उसके बाद में जियोग्राफी, ठीक है, ये 4 हो गई। उसके बाद में एनवायरनमेंट, उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हमारी है 6 कोर सब्जेक्ट है। अगर आप 6 कोर सब्जेक्ट का अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हो तो आपकी प्रीलिम और मेंस निकालने की संभावना है वो बढ़ जाती है। सबसे पहले इन 6 सब्जेक्ट है जो कोर सब्जेक्ट है इनको खत्म करना है, ठीक है। तो उसमें से पॉलिटी है वो एक महत्वपूर्ण भाग कवर करती है, क्योंकि देखो प्रीलिम की बात करें तो यहाँ हर साल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं। उसमें से 15 क्वेश्चन है, 10 से 15 क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, वो पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं। अब इन क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, ये जो क्वेश्चन होता है इनका लेवल होता है, देखो 10 क्वेश्चन है वो रहेंगे आसान से मध्यम स्तर के, यानी कि इजी टू मीडियम लेवल के 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। पीछे जो 5 क्वेश्चन बनते हैं उनका क्या लेवल होने वाला है, उनका लेवल होने वाला टफ, वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाले हैं। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए पॉलिटिक्स से, ये जो 10 क्वेश्चन है ना ये हमारे गलत नहीं होने चाहिए। ऊपर वाले जो 5 टफ क्वेश्चन है उनको अगर छोड़ भी देते हैं तो ये जो 10 क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए। अगर हम पॉलिटिक्स से 10 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो हमारे पीछे 40 क्वेश्चन ही सही करने रहते हैं। हमारा एक प्रीलिम का आसानी से गोल अचीव कर सकते हैं, प्रीलिम पास करने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए भी पॉलिटी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका अच्छा है, इसकी आप लैंग्वेज समझ सकते हो, रिसोर्सेज इसके अवेलेबल हैं, इस वजह से पॉलिटी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। मेंस में भी इससे रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पॉलिटी है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस वजह से हम पॉलिटी पर चर्चा कर रहे हैं। बात करें कि आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नाम का हमारा वो एक चैप्टर होने वाला है। कौन सा चैप्टर है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये हमारा चैप्टर होने वाला है। चैप्टर 1 है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। अब इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो सबसे पहले आपको यही देखना है क्या यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में इससे कोई क्वेश्चन पूछा है, क्या इससे पीवाईक्यूज में कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीएससी ने प्रीलिम में इससे कोई क्वेश्चन पूछा है, मेंस में कोई क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का तो सबसे पहले यही चीज़ आपको देखनी चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर आपको पता है कि इस टॉपिक से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं तो सबसे पहले आप उसको टॉपिक को ध्यान से देखना है, फिर देखना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहली चीज़ देखोगे कि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं नहीं पूछे गए, दूसरा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, दूसरा पॉइंट ये देखोगे, तीसरा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन का प्रकार क्या है, क्या टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चौथा क्वेश्चन का लेवल, जैसे कि चैप्टर भी पूरा बहुत बड़ा होता है उसमें से सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें पूछी गई है, उन चीज़ों पर भी आपको फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब हम बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नाम का जो हमारा अध्याय है उसके बारे में बात करें तो इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हैं। अब यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या था, तो ये देखो इस प्रकार का यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2023 में। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया है। क्या ये क्वेश्चन टफ है, क्या इस क्वेश्चन को आप किस कैटेगरी में रखोगे, मैं इस क्वेश्चन को रखूंगा इजी कैटेगरी में, क्योंकि अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और कोई नहीं भी कर रहा है, अगर थोड़ी बहुत उसे नॉलेज है तो उसको इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर थोड़ी बहुत भी उसे नॉलेज है तो इस क्वेश्चन का वो आसानी से उत्तर दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें सबसे पहले लेवल देखना है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। उसके बाद में यूपीएससी ने यहाँ पे 2022 में क्वेश्चन पूछा है। 2022 में क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया था, निम्नलिखित में से आरक्षित विषय किसे माना गया है। यानी कि यहाँ पर जो 1919 का एक्ट था उसके फीचर जो थे, यानी कि उसके जो प्रावधान थे उसके बारे में चर्चा करी गई है। प्रावधान के साथ साथ वहाँ जो प्रावधान दिए गए थे ना उसको डिटेल में भी पूछा है। तो ये थोड़ा मध्यम स्तर का क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि आपको पॉलिटी तो पढ़नी है, ठीक है, ये चैप्टर तो पढ़ना है, साथ ही साथ में इसमें जो लिखा है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, यानी कि इसके इतिहास का भी संभावना है। तो
तो इसे हिस्ट्री से भी कनेक्ट करना है, डॉट कनेक्ट करने हैं। देखो आप अगर लक्ष्मीकांत में डिटेल में नहीं लिखा है तो स्पेक्ट्रम में डिटेल में लिखा हुआ है, तो दोनों को कनेक्ट करना है। तो हम इसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे कि अगर पॉलिटी में वो चीज़ नहीं है तो भी फिर भी आप हमें इस तरीके से पढ़ेंगे कि उसका पता है, वो हमें चले कि उसका जो भी सिद्धांत है, जो भी चीज़ है, वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के बारे में बात करी गई है। ये 2022 में पूछा गया है, फिर भी इसका उत्तर है हमें लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम से मिल सकता है। ठीक है, इसके लिए मध्यम स्तर का क्वेश्चन है और आसानी से इसे सोल्व किया जा सकता है। उसके बाद में 2012 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी मध्यम स्तर का क्वेश्चन है। इसमें भी केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के वितरण से संबंधित है और ये भी मध्यम स्तर का क्वेश्चन है, इजी स्तर का भी, मध्यम भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो यूपीएससी है ऑलरेडी इस चैप्टर से पूछ चुकी है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि यूपीएससी इस चैप्टर से मध्यम और इजी स्तर के क्वेश्चन पूछती है। अगर इस लेवल के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें भी इस तरीके से ही पढ़ना है। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं हमारे मुख्य अध्याय पर, हमारा जो मेन चैप्टर है उसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1600 में अंग्रेज है वो कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। 1600 में महारानी जो एलिजाबेथ थी वो अंग्रेजों को देती है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हें परमिट देती है, परमिट यानी कि लाइसेंस देती है। ठीक है, और क्या बोलती है? आप जाके विदेश में जाके वहाँ पे जाके व्यापार करो, तो व्यापार के राइट देती है। तो ये जो अंग्रेज हैं वो 1600 में भारत आते हैं। ये इतिहास तो पॉलिटी का है, सॉरी हिस्ट्री का है, आपको थोड़ा बहुत इसी के बारे में पता होगा। आते हैं अंग्रेज यहाँ से 1600 से 1757 तक ये एक व्यापारिक कंपनी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह अपने कारखाने स्थापित करती है। अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो कारखाने कहाँ कहाँ स्थापित किए गए थे ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा कारखाना कब स्थापित किया गया था, कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, तो 1600 से 1757 तक ये एक कंपनी के रूप में, एक ट्रेडर कंपनी के रूप में काम करती है, व्यापारिक कंपनी के रूप में ये भारत में काम करती है। अब इसके बीच में क्या होता है? अलग अलग युद्ध होते हैं कंपनी के, आपने देखे होंगे कि बंगाल के साथ में होता है, अलग अलग जगह इनके युद्ध चलते रहते हैं। ठीक है, फाइनली क्या करता है? 1757 में ये बंगाल को हरा देते हैं। बंगाल के जो शासक होते हैं उनको हराकर कंपनी अपना है वो वर्चस्व स्थापित कर देती है। ठीक है, 1757 से 1764 तक ये इनडायरेक्ट रूप से रूल कर रही थी। 1757 से 1764 तक ये इनडायरेक्ट रूप से रूल कर रही थी, यानी कि मेन जो रूल कर रहा था वो शासक था, लेकिन शासक एक कठपुतली के रूप में रूल कर रहा था, कंपनी मुख्य रूप से भूमिका निभा रही थी। तो यहाँ पर ये है वो पीछे से काम कर रही थी, मतलब सामने नहीं आ रही थी, फ्रंट में नहीं आ रही थी। बट 1763 जो 64 में युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद में कंपनी है वो सामने आ जाती है। कंपनी है वो शासन को अपने हाथों में ले लेती है। तो 1764 के बाद में कंपनी ने शासन अपने हाथ में ले लिया। तो कंपनी अब क्या हुई थी? पहले व्यापारिक कंपनी के रूप में भूमिका निभा रही थी, तो अब प्रशासनिक भूमिका भी कंपनी ने अपने हाथों में ले ली थी। कंपनी जो चाहे वो मन से अपने हिसाब से करे जा रही थी। अब ये काम कंपनी का स्टार्ट हो गया। इसके बाद में राजस्व यानी कि टैक्स वगैरह का जो भी मामला था वो भी कंपनी ने संभालना शुरू कर दिया। ये कब तक चलता रहा? ये चलता रहा 1773 तक। अब इस दौरान क्या होता है? इस दौरान कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है। तो अब हम बात करने वाले हैं ना 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि ये एक्ट है वो क्यों लाया गया था। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड, इसके इतिहास यानी कि इसके कारण के बारे में चर्चा करेंगे कि ये अधिनियम है वो क्यों लाया गया था, इसका कारण क्या था। बात करें इस अधिनियम के पीछे के बैकग्राउंड या कारण की, तो कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जिसके कारण स्वरूप ये अधिनियम है वो लाना पड़ा। तो कौन कौन सी घटना है वो घटित हुई थी? तो सबसे पहले बैकग्राउंड लिखते हैं यहाँ पे। बैकग्राउंड क्या बैकग्राउंड थे? सबसे जो पहला पॉइंट हमारा आता है वो
कंपनी में कुप्रशासन, ठीक है, और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। यानी कि कंपनी में भ्रष्टाचार और कुशासन था। कुशासन मतलब होता है बुरा शासन था, गुड गवर्नेंस नहीं थी, शासन व्यवस्था है वो अच्छे से नहीं हो रही थी। इस दौरान क्या होता है, जब इन्होंने बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा पर जो अपना नियंत्रण स्थापित किया, तो उसके बाद में दीवानी यानी कि टैक्स जो वसूल करने का है, रेवेन्यू लेने का जो भी पूरा सिस्टम है वो अपने हाथों में ले लिया था। अब ये जो अधिकार है वो कंपनी को मिला जैसे टैक्स वगैरह वसूल करने का। इस दौरान क्या होता है, कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, पूरी तरह से अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। क्या करते हैं, कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं वो खुद के लिए काम करने लग जाते हैं, टैक्स गरीबों से ज़्यादा वसूल करते हैं, और वो टैक्स है वो कंपनी को नहीं देते हैं, खुद की जेब भरने में लग जाते हैं। इससे जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे कंपनी के, वो तो अमीर हो रहे थे, बट जो कंपनी के हालत हैं वो धीरे धीरे खराब हो जा रहे थे। तो सबसे जो पहला कारण था वो था भ्रष्टाचार और कुशासन। ये जो एक्ट था 1773 का, उसे लाने में सबसे जो पहली भूमिका थी वो कुप्रशासन और भ्रष्टाचार की थी। उसके बाद में दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है बंगाल का आर्थिक संकट। बंगाल का आर्थिक संकट, या जिसे ग्रेट फेमिन भी कहा जाता है। क्या होता है, 1770 में बंगाल था ना, वहाँ पर पूरी तरह से आर्थिक संकट छाया हुआ था, सूखा पड़ गया था, अकाल था, बारिश हो नहीं रही थी, ठीक है, और आर्थिक संकट गंभीर रूप से था, महंगाई बढ़ गई थी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। इन सारी चीज़ों के बावजूद अंग्रेज जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इन्होंने लोगों पर टैक्स और बढ़ा दिया। एक तो लोग पहले से भी त्रस्त है, वहाँ पर पहले से ही भूखमरी है, बेरोजगारी है, लोगों के पास में काम नहीं है, लोगों के पास में पैसे नहीं हैं। इन सब के बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स कम करने की बजाय टैक्स बढ़ा दिया। अगर ऐसी स्थिति हुई कि लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, उनसे जबरन टैक्स वसूल किया जाएगा, तो लोग हैं वो परेशान हो जाएंगे और विरोध प्रदर्शन स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक कारण था, आर्थिक जो सफर आया था देखने को मिला था, आर्थिक संकट आया था, ग्रेट फेमिन आया था, इसने पूरे बंगाल की स्थिति खराब कर दी थी। और ये जो खराब स्थिति थी, इसे निपटने की बजाय जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने था उसे और ज़्यादा बढ़ावा देने का काम किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने टैक्स वसूला ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा टैक्स वसूलने के कारण लोग हैं वो, उनकी स्थिति है वो बद से बदतर होती गई। तो ये जो कारण था, इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये जो 1773 का अधिनियम था इसे लाने में। उसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी की वित्तीय बहाली। यानी कि जो वित्तीय हालात थे ना कंपनी के, हमने अभी बात करी थी कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, कंपनी के पास में टैक्स वसूल करने की पावर तो थी, पर कंपनी के जो कर्मचारी थे वो जो टैक्स के पैसे थे वो अपनी जेब में डाल देते थे, कंपनी को एक भी रुपया नहीं मिलता था। इससे क्या हुआ, कंपनी के जो वित्तीय हालात थे वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई, कंपनी है वो दिवालिया होने की कगार पर आ गई थी। कंपनी को अपने कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह भी नहीं थी, ठीक है, जो पैसे आते थे वो इनके जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो अपनी जेब में डाल देते थे, उनकी जेब भरते थे। तो इससे जो कंपनी के हालात थे वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए थे। तो ये भी एक कारण बना जिसके कारण 1773 का एक्ट लाना पड़ा। चौथा कारण क्या है, चौथा कारण है कि जो ब्रिटिश सरकार थी ना, ब्रिटिश सरकार वो कंपनी के व्यापार पर नियंत्रण पाना चाहती थी, कंपनी के व्यापार पर नियंत्रण पाना चाहती थी। क्या मतलब है, मतलब ये है कि ब्रिटिश सरकार है, उसे पता चला कि देखो कंपनी है ना बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है, कंपनी के कर्मचारी बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, कंपनी खुद के पास पैसे नहीं है पर इसके कर्मचारी वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, इनके पास में बहुत बड़ा व्यापार है, ठीक है, पूरी इंडिया की मार्केट को ये कवर करके बैठी है। तो ये जो व्यापार है इस पर नियंत्रण किसका होना चाहिए, इस पर नियंत्रण होना चाहिए वो सरकार का होना चाहिए। देखो आप है ना एक चीज़ समझो, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो कंपनी एक निजी कंपनी थी, एक प्राइवेट कंपनी थी। जैसे कि अभी मान लो अंबानी जी की है वो रिलायंस है ना, जियो, वो एक अलग कंपनी है। तो मोदी जी ने बोला अंबानी को कि आप जाओ अफ्रीका के किसी देश में इन्वेस्ट करो और वहाँ से पैसे कमाओ। तो अंबानी जी वहाँ चले गए, वहाँ से पैसे कमा रहे हैं। बट मोदी जी ने यहाँ से देखा कि अंबानी जी तो अफ्रीका से बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, वो पैसे हमारे पास आने चाहिए थे, बट वो कहाँ जा रहे, अंबानी जी के पास में जा रहे हैं। तो मोदी जी की वहाँ से जो दृष्टिकोण है वो खराब हो गया, नज़रें हैं वो खराब हो गई। और मोदी जी ने क्या किया, कंपनी को बोला भाई है ना,
आपका व्यापार है उस पर नियंत्रण किसका होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। तो सेम इस प्रकार का काम है वो उस टाइम में भी चल रहा था कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी नजरें थी वो कंपनी के व्यापार पे थी, क्योंकि कंपनी का जो व्यापार था वो पूरे भारत में इनका एकाधिकार था, पूरी तरह से वही संपूर्ण सब कुछ काम कर रही थी। तो ब्रिटिश सरकार है वो इसका फायदा उठाने चाहते थे, इस वजह से भी ये अधिनियम लाया गया था। पांचवा कौन सा है, पांचवा जो कारण है गवर्नेंस की सुधार यानी कि सुशासन की अवस्था। कंपनी में गवर्नेंस बहुत ज्यादा खराब था तो इसे सुधार करने की भी आवश्यकता थी, इस वजह से भी यह अधिनियम लाया गया था। तो सुशासन की आवश्यकता। तो 5 कारण कौन कौन से थे। सबसे जो पहला कारण था क्या था, कुप्रशासन या भ्रष्टाचार, पहला कारण था भ्रष्टाचार। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था आर्थिक संकट या ग्रेट फेमिन। ग्रेट फेमिन का मतलब होता है आर्थिक संकट ही होता है, अकाल वकाल होता है ना वो। दूसरा कारण था, तीसरा कारण था क्या था, कंपनी के वित्तीय हालात, कंपनी के वित्तीय हालात, ये तीसरा कारण था। चौथा कारण क्या था, चौथा कारण था व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण, यानी कि ब्रिटिश सरकार है वो व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी, व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। पांचवा कारण क्या है, शासन की अवस्था, सुशासन की आवश्यकता। ये 5 कारण थे जिसके कारण है वो 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम लाया गया था। 1773 में एक अधिनियम लाया गया था जिससे कंपनी का रेगुलेट किया जाए, और कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया, इसलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया, रेगुलेटिंग अधिनियम कहा गया। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रहेगी। इस यहाँ तक तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बातें हैं। हम इसके फीचर वगैरह वो देख, इसकी जो बैकग्राउंड था उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड पे हमने चर्चा करी, ये बैकग्राउंड थे, इस कारण से ये अधिनियम है वो लाना पड़ा था। ऐसी स्थितियां उस टाइम में भारत में चल रही थी जिस वजह से ये अधिनियम है वो लाना पड़ा था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस अधिनियम के फीचर्स की, यानी कि इस अधिनियम की विशेषताओं और इसके प्रावधानों के बारे में बात कर लेते हैं। अधिनियम के फीचर्स एंड प्रोविजन, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बात करें 1773 के अधिनियम के फीचर्स और फीचर्स यानी प्रावधान और विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे जो पहला पॉइंट आता हमारा वो क्या कहता है, वो कहते हैं बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। क्या पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट याद रहेगा, पहले पॉइंट को रट लो। क्या कहता है पहला पॉइंट, देखो हम बात कर रहे हैं 1773 का जो हमारा अधिनियम है उसके फीचर के बारे में बात करें, उसकी विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली विशेषता क्या है, पहली विशेषता यही है कि बंगाल के जो गवर्नर थे उसको है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। हम क्या बात कर रहे हैं, विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। 1773 के अधिनियम की विशेषताओं के बारे में बात करें तो पहला है बंगाल के गवर्नर को, बंगाल में जो गवर्नर थे उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना, इसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। पहले गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, कौन बना था याद करो, कौन बना था याद करो, वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था पहला गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग्स। एक बार फिर से लिखो, वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था पहला गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग्स। कंफ्यूजन कहाँ आएगी, एक है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देखो मैं फिर से एक अलग पेज में समझो कंफ्यूजन क्यों आती है हमें। एक पॉइंट होता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, पहला ये होता है। उसके बाद में गवर्नर जनरल ऑफ भारत। तीसरा पॉइंट है वॉइस रॉय, वॉइस रॉय। ये 3 अलग अलग उपाधियां थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वॉइस रॉय। तो ये सब पता होना चाहिए कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, पहला वॉइस रॉय कौन था।
ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर कन्फ्यूजन होगा आपको तो यही होगा कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, और गवर्नर जनरल ऑफ वॉयसराय कौन था। तो वॉयसराय है वो 1857 के बाद आता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब आता है, वो 1833 में आता है। और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आता है वो कब आता है, 1773 में आता है। तो ये 3 पॉइंट है वो आपको पता होने चाहिए, यहाँ तक आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, बेटिंग। और गवर्नर जनरल ऑफ वॉयसराय कौन थे, कैनिंग। फिर से समझा दो, यहाँ पे कन्फ्यूजन हुई है कि देखो हम पढ़ते हैं ना तो यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, देखो 1773 का जो अधिनियम आए थे, इनसे पहले क्या था, इनसे पहले था गवर्नर का पद था, एक पद हुआ करता था गवर्नर का था। जब 1773 का अधिनियम आया था, ये जो गवर्नर का पद था इसे बदल के गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। ये पहले जो गवर्नर का पद था इसे अब बदल के क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। यहाँ से गवर्नर जनरल का पद वो स्टार्ट हो गया। अब जो गवर्नर जनरल का पद वो स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर पहला गवर्नर जनरल भी कोई बना होगा। तो पहला जो गवर्नर जनरल बना वो कौन बना, वो बना वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो अब कन्फ्यूजन कहाँ होगी कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना, तो आएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना तो वहां पर आएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। बट अगर आपको पूछते कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, GOB में आएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन आपको पूछ ले GOI गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये कौन बना पहला, तो वो बना बेटिंग। वो कौन बना, बेटिंग बना। फिर अगर आपको पूछ दिया जाए पहला वॉयसरॉय कौन था, वॉयस रॉय, पहला वॉयसरॉय कौन था, तो वो था कैनिंग। तो यहाँ पे हेस्टिंग्स, बेटिंग, कैनिंग। हेस्ट ने बैट किया, कैन किया, तो पहला था हेस्टिंग्स, फिर आता है बेटिंग, फिर आता है कैनिंग। हेस्टिंग्स, बेटिंग, कैनिंग के सबसे नीचे क सबसे नीचे आ रहा है, फिर उसके नीचे आ रहा है बेटिंग, उसके ऊपर आ रहा है हेस्टिंग्स। तो ऐसे समझना कि वॉयसरॉय जो सबसे पहले बना था वो कैनिंग बना था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था, बेटिंग बना था। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था, हेस्टिंग्स बना था। इन तीनों में कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पहला कौन बना था और वो पहला क्या बना था। तो पहला कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स बना था, 1773 के अधिनियम के द्वारा बना था। वो बना था भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था, वो बना था बेटिंग। और वॉयसरॉय पहला कौन बना था, वो बना था कैनिंग। इतनी चीज़ समझ में आ गई। क्या चीज़ डिस्कस कर रहे थे हम कर रहे थे फीचर के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि प्रावधानों के बारे में बात कर रहे थे। 1773 का जो अधिनियम है उसके प्रावधानों के बारे में बात कर रहे थे। पहला प्रावधान हमने क्या देखा, इस अधिनियम के द्वारा यहाँ पे सिंपल था गवर्नर, इससे बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद लेके आए। गवर्नर का जो पद था उसे बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद लेके आए। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने, तो वो बने वॉरेन हेस्टिंग्स। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने, तो वो बने वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे, वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। उसके बाद में दूसरा फीचर ये याद रखना कि ये कहाँ के बने हैं, ये बने हैं बंगाल के। वॉरेन हेस्टिंग्स है वो कहाँ के, वो बने हैं गवर्नर जनरल, तो वो बने बंगाल के। तो ये जो बंगाल है, बंगाल कहो या बंगाल कहो, ये जो बंगाल है ये सबसे मुख्य बन गया है क्योंकि ये भी एक प्रेसिडेंसी थी। प्रेसिडेंसी मतलब ये भी एक प्रांत था। उसके साथ साथ में मुंबई, ये भी एक प्रेसिडेंसी थी, प्रांत था। और एक बार आप ध्यान से सुनना कि यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसी थी उस टाइम में। यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी थी, फिर से समझो। एक थी बंगाल प्रेसिडेंसी,
प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रांत, जहाँ पर राजा वगैरह हो वैसा प्रांत होता, राज्य होता है। तो एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी, एक थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और तीसरी कौन सी थी? तीसरी थी मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। तीन प्रेसिडेंसी उस टाइम में हुआ करती थी। तो हम बात करें 1773 के अधिनियम, इससे पहले है ना, ये अलग स्वतंत्र रूप से थी, ये अलग थी, ये अलग थी, तीनों इक्वल थी, तीनों के पास में बराबर पावर थी। यहाँ पर भी गवर्नर था, यहाँ पर भी गवर्नर था, और यहाँ पर भी गवर्नर था, तीनों के पास में इक्वल पावर हुआ करती थी। बट जैसे 1773 का अधिनियम आया, उसके बाद में बंगाल को है वो मुख्य कर दिया गया, यानी कि बंगाल जो प्रेसिडेंसी है अब वो मुख्य बन गई है, मेन बन गई है। उसके अंडर में आते हैं बॉम्बे और मद्रास, ये दोनों है वो बंगाल के अंतर्गत आने लग गए। यानी कि बंगाल में कौन बैठेगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बैठेगा। यहाँ पे कौन बैठेगा? यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी गवर्नर ऑफ बंगाल, यहाँ पे गवर्नर बैठ रहा है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, तो यहाँ पे गवर्नर बैठ रहा है, और मद्रास में भी गवर्नर बैठ रहा है, और यहाँ पे कौन बैठ रहा है? यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बैठ रहा है। इसको ऐसे समझो, ये है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे चीफ जस्टिस बैठेंगे, और ये है हाई कोर्ट। तो वैसा स्तर बन गया था, ये मुख्य बन गया था बंगाल, और ये दोनों है वो बंगाल के अंतर्गत आ गई थी। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो हम जो बात कर रहे थे प्रावधानों की, तो पहला प्रावधान था गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और पहला कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो था मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। मद्रास और वो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसे बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया गया। दूसरा पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि हम 1773 के प्रावधानों के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रावधानों में कुछ चेंजेस किया गया था। तो सबसे जो पहला था वो गवर्नर का पद था, उसे बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था? तो वो बना था वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी है और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, उन दोनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अंतर्गत कर दिया गया। तो प्रेसिडेंसी नीचे थी, उन दोनों के ऊपर बॉस कौन था? तो वो था वो बंगाल प्रेसिडेंसी थी। तो बंगाल बॉस बन गई, ये दोनों है वो बंगाल के अधीन आ गए। और बंगाल पे कौन रूल करता था? तो वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था। तो दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरे पॉइंट में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट कहता है कि 4 सदस्य ही कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। क्या कहना चाहता है? 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, यानी कि 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि अभी हमने देखो बात करी थी गवर्नर जनरल की, वॉरेन हेस्टिंग्स से वो गवर्नर जनरल बने। तो इनकी हेल्प करने के लिए ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, इनकी मदद करने के लिए 4 लोगों की, 4 लोग बनाएगी, 4 लोगों की एक कार्यकारी परिषद। कार्यकारी परिषद होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब जो काम में हाथ बटाए, काम में हेल्प करे। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की हेल्प करने के लिए 4 लोगों की, 4 सदस्यों की एक अलग से कमिटी बनाई गई, एक अलग से परिषद बनाई गई। और इस परिषद को, इस काउंसिल को क्या नाम दिया गया? तो ये 4 सदस्य की कार्यकारी परिषद है, और इसका मुख्य काम था वो गवर्नर की हेल्प करना। तो उस टाइम में जो भी गवर्नर थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनकी हेल्प करना है, वो काम किसका है? इस 4 सदस्यीय परिषद का है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई कि 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया है। उसके बाद में बात करें, ये जो 4 सदस्य थे ना, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो इसकी नियुक्ति है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ये जो 4 मेंबर थे उनकी अपॉइंटमेंट की गई थी, उनकी नियुक्ति की गई थी, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल थे वो बिना बहुमत के अब निर्णय नहीं ले सकते थे, यानी कि कोई भी निर्णय लेना होता था गवर्नर जनरल को
ये वाले है ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनको कोई भी निर्णय लेना पड़ता था तो उसके लिए बहुमत जरूरी था। और बहुमत किसका? ये जो 4 सदस्य थे ना, इन चारों में से जब 3 सदस्य बोलेंगे कि काम करो, तभी जाके वो गवर्नर जनरल है वो काम करेगा। तो ये दूसरा फीचर था। क्या चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं? हम 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके हम प्रावधानों को देख रहे हैं। क्या चीज़ देख रहे हैं? हम उसके फीचर्स को देख रहे हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। विशेषताओं में हमने पहली विशेषता देखी कि यहाँ पे जो गवर्नर था उसे चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखना, भूलना मत, ये सारे पॉइंट काम के। यूपीएससी ऐसे उठा के क्वेश्चन पूछा, अभी हमने देखा था कि वॉरेन हेस्टिंग्स है वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था। तो वो कौन से अधिनियम के तहत बना था? तो वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था। तो ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। दूसरा हमने बात करी थी कि पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियाँ थी, उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत लाया गया था। यानी कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, मद्रास और बॉम्बे है, वो अब इसके अधीन आ गई थी। यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, वही इन दोनों पर रूल करेंगे, वही इन दोनों को डायरेक्शन देंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में जो चेंज हुआ था वो इसकी मदद करने के लिए, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, इनकी हेल्प करने के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनी, 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। उसमें कितने मेंबर होंगे? उसमें 4 मेंबर होंगे। और ये 4 मेंबर काम करेंगे क्या? ये गवर्नर जनरल की हेल्प करेंगे। और गवर्नर जनरल को अगर कोई निर्णय लेना है तो अब वो बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। यानी कि 4 सदस्यों में से 3 सदस्य जिस और समर्थन देंगे तभी जाके निर्णय लिया जाएगा। यानी कि जो निर्णय लिए जाएंगे वो बहुमत से लिए जाएंगे। इसके अलावा हमने बात करी थी कि ये जो 4 मेंबर है ना, जिस 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाएगी, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाएगी। कौन अपॉइंट करेगा इनको? ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति है वो की जाएगी। इतने पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब इतने पॉइंट क्लियर हो गए तो अब आप ये भी जान लो, ये जो गवर्नर जनरल था वो निर्णय कैसे लेगा? बहुमत से लेगा। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। ठीक है, हम चलते हैं आगे। तीसरा प्रावधान क्या था? देखो प्रावधान याद रखना। पहला प्रावधान हमने देख लिया कि गवर्नर जनरल है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया है। पहले कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। दूसरा पॉइंट हमने देखा 4 मेंबर की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई है, ये दूसरा प्रावधान था। अब हम बात करें तीसरे प्रावधान की। तो तीसरा प्रावधान क्या है? ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण। यानी कि ये जो अधिनियम था 1773 का, इसके बाद में जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसका जो नियंत्रण है ना वो कंपनी पर आ गया था। किस पे आ गया था? कंपनी पर आ गया था। हमने पहले देखा था कंपनी है ना वो अपनी मनमानी कर रही थी, वो पैसे है वो कंपनी के खाते में तो आ नहीं रही थी, उसके कर्मचारियों के खाते में जा रही थी। कंपनी ने पूरे भारत के व्यापार पर कब्जा कर लिया था और वो अपनी मनमानी करे जा रही थी। अब इस मनमानी को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सीधे तौर से धीरे धीरे रूप से कंपनी पर नियंत्रण रखना वो स्टार्ट कर दिया था। तो इस अधिनियम के बाद में कंपनी को रेगुलेट किया गया था, नियंत्रित किया गया था। वो किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और कैसे? इस प्रकार के प्रावधान करके, जैसे कि 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद है, उससे डिसीजन लेने के उनको मतलब गवर्नर को कोई भी काम करना है तो उन 4 सदस्यों की जो भी बॉडी है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उनसे बहुमत लेना होगा, उनसे कहना पूछना पड़ेगा, तब जाके वो निर्णय ले सकता है। ठीक है, और उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? उनकी नियुक्ति भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हस्तक्षेप है वो स्टार्ट हो गए थे। ये तो तीसरा पॉइंट है। उसके बाद में हम बात करें कि ये जो कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको हर वर्ष यानी कि वार्षिक बेसिस पे अपनी जो रिपोर्ट है वो कहाँ देनी होगी? अपनी रिपोर्ट है वो ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेज हुकूमत को देनी होगी। तो ये भी प्रावधान है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया था। यहाँ से है वो कंपनी है वो पूरी तरह से सरकार के अंतर्गत आ गई थी, सरकार के प्रति जवाबदेही इसको घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अब है वो कंपनी क्या करेगी? वो कंपनी इसके अकॉर्डिंग चलेगी, जैसा उनको बताया जाता है
उस प्रकार से उसको काम करना पड़ेगा कंपनी को, जैसा कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनको कहा जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको समझ लेना है। चौथा पॉइंट ये है इसी के अंतर्गत, ये जो तीसरा पॉइंट इसी के अंतर्गत एक पॉइंट है जिसमें हम बात करते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार है उसकी अनुमति के बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अगर महत्वपूर्ण कोई निर्णय लेना है तो उसमें ब्रिटिश सरकार की अनुमति बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? प्रावधान डिस्कस कर रहे हैं। प्रावधान में पहला हमने क्या डिस्कस किया? गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। पहला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये चीज़ हमने डिस्कस करी। दूसरा, 4 मेंबर की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, ये पॉइंट डिस्कस किया। उसके बाद में तीसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि सरकार का कंपनी पर है वो नियंत्रण स्थापित हो गया था, कंपनी को रेगुलेट किया गया था। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट देखा। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, इसे समझते हैं। इससे पहले है ना, भारत में न्याय कैसे होता था? भारत में न्याय करने के लिए हिंदू और मुस्लिम्स इन दोनों के अलग अलग लॉज थे। हिंदुओं के लिए अलग लॉज थे, मुसलमानों के लिए अलग लॉ थे। इन अपने जो पर्सनल लॉ थे, अपने पर्सनल जो कानून थे, उनके अकॉर्डिंग फैसले किए जाते थे। और ये फैसले कौन करते थे? जो जागीरदार थे, जो वहाँ पे राजा थे, जो उसको रेगुलेट करते थे, वो सारे हैं वो फैसले किए जाते थे अब तक। अब क्या हुआ 1773 में? 1773 में पहली बार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1773 में क्या हुआ? 1773 में पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। अब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई तो यहाँ से बंगाल प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, यहाँ के लोगों को न्याय प्रदान करने की यहाँ से घोषणा करी गई थी कि अब वो जो व्यवस्था है, जो न्याय देने का काम है, वो कौन करेगा? कोलकाता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये की जाएगी। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1973 एक्ट के तहत की गई थी इसकी स्थापना। ये जो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट था, इसमें सदस्य कितने थे? बात करें इसमें सदस्यों की तो इसमें कितने सदस्य हुआ करते थे? इसमें एक तो थे मुख्य न्यायाधीश, इसके अलावा 3 अन्य सदस्य हुआ करते थे। 3 अन्य सदस्य, यानी कि टोटल कितने थे? टोटल 4 सदस्य हुआ करते थे। 1773 के अधिनियम के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे, तो टोटल कितने न्यायाधीश थे? टोटल 4 जज हुआ करते थे। और ये कहाँ पर स्थापित की गई थी? ये कोलकाता में, यानी कि कलकत्ता में स्थापित करी गई थी। 1773 एक्ट के तहत इसे स्थापित किया गया था। ये जो कोलकाता में स्थापना की गई थी इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो न्याय प्रदान करना था। भारतीयों को और जो ब्रिटिशर है दोनों को न्याय प्रदान करने के लिए इस जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना करी गई थी। 1773 एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इतना पॉइंट आपकी क्लियर हो गया हो। अब देखो 5वें प्रावधान के बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने 4 प्रावधान देखे हैं। 5वां प्रावधान है कंपनी के जो निदेशक थे, कंपनी के निदेशक का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर। मतलब जो कंपनी में मुख्य, अभी जैसे कि अपन बात करते हैं अपने स्कूल का भी डायरेक्टर होता है, मूवी का भी डायरेक्टर होता है, जो मुख्य कामकाज देखता है उसे डायरेक्टर कहा जाता है। तो ये जो कंपनी के निदेशक थे, कंपनी के जो डायरेक्टर थे, उन्हें रेगुलेट करने के लिए, उन्हें नियंत्रित करने के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिए गए। क्या प्रतिबंध लगा दिए गए? पहले क्या होता था, ये जो डायरेक्टर थे ना, ये और कंपनी की कर्मचारी, एक जो कर्मचारी है, ये क्या करते थे? जितना भी फाइनेंस है, धन है, इनका अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते थे। इन पे ना तो कोई रोक टोक थी, ना इन्हें कोई कहने वाला था, अपनी मन मर्जी से ये धन का इस्तेमाल करते थे। अभी जो कंपनी के कर्मचारी और ये डायरेक्टर है, धन का इस्तेमाल अपनी मन मर्जी से करते थे। इससे कंपनी को नुकसान होता था। तो इससे जो सरकार थी ना, ब्रिटिश सरकार, उनको लगा कि ना तो हमें कोई फ़ायदा हो रहा है, ना हमें टैक्स मिल रहा है, सारा जो धन है कहाँ जा रहा है? कर्मचारियों
और ये जो डायरेक्टर है इनके पास जा रहा है। इससे परेशान होकर क्या किया इन्होंने इसे रोकने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये प्रावधान है वो लेके आए। समझ में नहीं आया? फिर से सुनो। देखो, हमने पहले देखा था कि कंपनी की जो वित्तीय हालत थी वो खराब थी। खराब क्यों थी? कि ये जो डायरेक्टर होते हैं, कंपनी के जो भी डायरेक्टर होते हैं, निर्देशक होते हैं, ठीक है, निदेशक होते हैं वो, और ये जो कंपनी के कर्मचारी हैं, ये लोग क्या करते हैं, कंपनी के पास में जो भी पैसे आते हैं, ठीक है, जो भी रेवेन्यू के थ्रू आते हैं, जो भी काम के थ्रू आता है, उन पैसों को ये लोग अपने में बांट लेते हैं, अपने पास ही रख लेते हैं। ना तो कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं और ना ही इन पैसों को सरकार को दिया जाता है। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान सरकार को भी होता है और कंपनी की जो हालत है वो दिवालिया हो जाती है, कंपनी की वित्तीय हालत है वो खराब हो जाती है। इन सब से परेशान होकर सरकार है वो प्रावधान लेके आई कि ये जो डायरेक्टर थे इन पे अब प्रतिबंध लगा दिया गया। अब क्या प्रतिबंध लगा दिया कि सरकार की बिना परमिशन के डायरेक्टर है वो इस धन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ना ही कंपनी से ये धन है वो निकाल सकते हैं। जब तक सरकार इनको अनुमति नहीं देगी तब तक कंपनी में से जो पैसे होते हैं उन पैसों को इन डायरेक्टर के द्वारा नहीं निकाले जाएंगे। इस प्रकार का ये प्रावधान लेके आए थे। चीज समझ में आ गई? तो 5वां प्रावधान यही था, ठीक है। उसके बाद में 6ठे प्रावधान के बारे में बात करें तो यहाँ पर राजस्व और प्रशासन, इनमें सुधार किया गया। राजस्व का मतलब होता है और प्रशासन का मतलब क्या होता है? राजस्व का मतलब होता है रेवेन्यू, जहां हम टैक्स की बात करते हैं, और प्रशासन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, जहां हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि प्रशासन किस प्रकार से चलेगा, ठीक है, कानून कैसा होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करें तो इसमें भी सुधार किया गया। इसमें सुधार क्या किया गया? इसमें जो गवर्नर जनरल था ना, उसको राजस्व और प्रशासन के अधिकार ज़्यादा दिए गए। क्या सुधार किया गया? हमने देखा गया था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना है। गवर्नर जनरल ऑफ कौन बना है? बंगाल बना है। अब ये जो अधिनियम था इसके तहत इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था इसे और अधिक पावर दी गई कि आप राजस्व ज़्यादा वसूल कर सकते हो, सब जगह से राजस्व वसूल कर सकते हो। आपको इससे रिलेटेड कोई भी फैसला लेना है, इससे संबंधित कोई भी फैसला लेना है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी फैसला ले सकते हो। आपके पास में पूरी तरह से अधिकार है। क्या प्रावधान दिया गया? आपके पास में पूरी तरह से अधिकार है कि आप कोई भी फैसला ले सकते हो, चाहे कर बढ़ाना हो, चाहे कर घटाना हो, किसी भूमि पर कर लगाना हो, वो सारा अधिकार आपके पास में। आप कोई भी फैसला ले सकते हो, चाहे वो राजस्व से रिलेटेड हो, प्रशासन से रिलेटेड हो। इसके लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को और अधिक पावर दी गई। तो मुख्यतः 6 अधिकार थे, ये 6 प्रावधान थे। इन 6 प्रावधान को आप देखोगे तब आपको एक चीज पता चलेगी, यहां से क्या होता है? केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या मतलब इसका? इसका मतलब है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या कहना चाहते हैं? सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, ये क्या कहना चाहते हो आप? इसका सिंपल सा मतलब होता है सरकार ने यहां से केंद्रीकरण करना स्टार्ट कर दिया था। केंद्रीकरण करना कैसे स्टार्ट कर दिया था? केंद्रीकरण का मतलब होता है पूरी जो ताकत है ना वो इस केंद्र में आ जाए। ये जो पूरी ताकत है कहां पर हो? इस सेंटर में हो। कहां पर हो? सेंटर में हो। सिंपल भाषा में समझाऊं, प्रधानमंत्री मोदी जी है, धीरे धीरे सारी पावर, राज्यों की पावर है, यूनियन टेरिटरी की है, जिला की है, सारी पावर कहाँ ले ले? अपने अंदर में ले ले। तो प्रधानमंत्री के पास में अगर सारी पावर आ जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? प्रधानमंत्री ने सारी पावर को अपने पास रख लिया है, यानी कि सेंटर कर दिया गया। और इस जो पूरा प्रोसेस है इसे कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। तो यहां से धीरे धीरे केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। सिंपल भाषा में समझाऊं कैसे, मैं आपको फिर से समझाता हूं। हमने देखा कि बॉम्बे, मद्रास, इन दिनों को कहां कर दिया था? बंगाल के अधीन कर दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे और अधिक पावर दी गई, और अधिक शक्तियां दी गई। इन सब से क्या हुआ? इन सब से जो पावर थी वो कहाँ चली गई? पूरी पावर है वो बंगाल के पास आ गई थी। यानी कि दूसरे जो प्रेसिडेंसियाँ थी, दूसरे जो प्रांत थे, वहाँ से पावर कहाँ गई? बंगाल के पास आ गई। इसका मतलब है बंगाल मोर पावरफुल हो गया। अगर ये मोर पावरफुल होगा मतलब ये केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई थी। तो अगर आपको कोई पूछे कि केंद्रीकरण की शुरुआत किस अधिनियम से हुई है तो 1773 के अधिनियम से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, केंद्रीकरण की शुरुआत कौन से अधिनियम से स्टार्ट होती है? तो वो 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम से स्टार्ट हो जाती है। एक बार फिर से इसके सारे प्रावधान देखते हैं।
ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की, अलग पेज में समझते अच्छा आसानी से। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट प्रावधान के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला प्रावधान क्या है? गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था पहला? वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा प्रावधान क्या था? जल्दी से बोलो। 4 सदस्य ही कार्यकारी परिषद, 4 सदस्य ही कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी, 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी। तीसरा प्रावधान क्या था? तीसरा प्रावधान था ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कर दिया था। तीसरा क्या था? कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया था। चौथा प्रावधान क्या था? चौथा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? कोलकाता में। कहां की गई थी? कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। ये चौथा प्रावधान था। पांचवा प्रावधान क्या था? पांचवा निदेशकों पर प्रतिबंध, यानी कि डायरेक्टर थे ना, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और छठा प्रावधान क्या था? जो ये डायरेक्टर था इनको और अधिक पावर दी गई, यानी कि राजस्व व प्रशासन में सुधार, राजस्व व प्रशासन में सुधार। ये इसके 6 प्रावधान थे। तो ये 6 प्रावधान आपको याद होने चाहिए। प्रीलिम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 6 प्रावधान कौन कौन से थे रेगुलेटिंग एक्ट के। याद रहेगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आसानी से याद रह जाएगा ना, बिल्कुल आसानी से याद रखना। यहाँ तक तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बात करते हैं ये जो अधिनियम था इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके प्रभाव क्या पड़े, यानी कि इसके इम्पैक्ट क्या पड़े। अभी तक हमने इसके प्रावधानों के बारे में बात करी, इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे इसके प्रभाव क्या पड़े थे, इसके इम्पैक्ट क्या पड़े थे और भारतीयों का क्या रिएक्शन था। तो बात करें प्रभावों की या भारतीयों के रिएक्शन की, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया की। तो भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो देखो, ये जो अधिनियम था इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव थे, कुछ तो सकारात्मक प्रभाव थे और कुछ थे वो नकारात्मक प्रभाव थे, नकारात्मक प्रभाव थे। अब सकारात्मक प्रभाव क्या थे और नकारात्मक प्रभाव क्या थे? बात करें अगर सकारात्मक प्रभावों की, तो पहले नकारात्मक प्रभावों की बात कर लेते, सकारात्मक की बाद में कर लेंगे। सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो सबसे जो पहला सकारात्मक प्रभाव था नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो सबसे पहला जो नकारात्मक प्रभाव था कि इसमें भारतीयों को कोई अधिकार नहीं दिया गया, भारतीयों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। यानी कि ये जो अधिनियम लाया गया था इसके लिए इसमें से भारतीयों को कोई लाभ नहीं हुआ, इनको ना तो कोई अधिकार मिला ना उनके लिए कोई काम हुआ। तो पहला ही नेगेटिव इंपैक्ट यही था कि इससे भारतीयों को कोई राइट नहीं मिला गया, ठीक है। दूसरे प्रभाव के बारे में बात करें कि इससे कर और बढ़ा दिया गया था, कर और आर्थिक शोषण, कर और आर्थिक शोषण को और ज्यादा बढ़ा दिया गया था, ठीक है। जो कर था टैक्स था, आर्थिक शोषण था, इसे और ज्यादा बढ़ा दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? 1773 के अधिनियम से। कैसे बढ़ा दिया गया था? हमने लास्ट फीचर में देखा था, लास्ट प्रावधान में देखा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को और अधिक राजस्व के अधिकार दिए गए थे। राजस्व के अधिकार ज्यादा मिलने के कारण वो और अधिक राजस्व वसूल कर सकता है, कर वसूल कर सकता है। तो ये भी एक प्रावधान नेगेटिव इंपैक्ट इसका देखने को मिला था। तीसरा नेगेटिव इंपैक्ट क्या था इसका? इससे जो न्यायिक प्रणाली थी ना, जैसे कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बनाया था तो उसमें भेदभाव ज्यादा था, तो न्यायिक प्रणाली में भेदभाव देखने को मिलता था, न्यायिक प्रणाली में भेदभाव देखने को मिलता था। तीसरा प्रभाव क्या देखने को मिला? न्यायिक प्रणाली में भेदभाव देखने को मिला था। तो ये 3 इसके नेगेटिव इंपैक्ट थे। तो कोई पूछे आपको ये जो 1773 का अधिनियम था इसके नकारात्मक प्रभाव क्या थे, तो इससे भारतीयों को कोई अधिकार नहीं मिले, कर और शोषण के अधिकार बढ़ गए थे, जो भी तो वो बढ़ गए थे, और भेदभाव इससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था।
क्योंकि न्याय प्रणाली की स्थापना तो करी गई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, पर इससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं हुआ, वहां पर भेदभाव होता था। बात करें अगर सकारात्मक प्रभावों की, पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो पॉजिटिव इम्पैक्ट यही है कि यहाँ से भ्रष्टाचार पर थोड़ा बहुत नियंत्रण है वो स्टार्ट हो गया था। तो भ्रष्टाचार पर जो नियंत्रण रखने की शुरुआत है उसकी यहाँ से शुरुआत हो गई थी। मतलब भारत के लिए तो कोई फायदा नहीं हुआ, बट जो कंपनी थी वो जो भ्रष्टाचार कर रही थी उस पर नियंत्रण रखने का जो काम है वो यहाँ से शुरू हुआ था। तो प्रशासन में अनुशासन आया और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने की शुरुआत है वो इस अधिनियम से हो गई थी। तो अनुशासन और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की शुरुआत है वो इस अधिनियम से शुरू हो गई थी। ये तो पहला प्रभाव देखने को मिला सकारात्मक। पॉजिटिव के बारे में बात करें तो अनुशासन देखने को मिला प्रशासनिक व्यवस्था में, तो वो भी पॉजिटिव था। भ्रष्टाचार में कमी थी, तो ये भी पॉजिटिव इम्पैक्ट था। दूसरा, न्यायिक सुधार, जुडिशियल रिफॉर्म, यानी कि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करेगी। हालांकि भारत में भारतीयों को कोई फायदा नहीं हुआ इससे, भारत के जो लोग थे उनको कोई फायदा नहीं हुआ, परंतु किसी मामले में न्यायिक प्रावधानों की शुरुआत तो हुई, न्याय प्रणाली की शुरुआत तो हुई। पहले जो लॉ चलते थे वो भारत के थे, हिंदुओं के अलग लॉ थे, मुस्लिम के अलग लॉ थे, उनसे हटकर कुछ नया प्रावधान तो देखने को मिला। तो ये एक न्यायिक सुधारों की ओर कदम था कि यहाँ से न्यायिक कदम धीरे धीरे भी आगे बढ़ने लगे। तो इस दृष्टिकोण से भी एक अच्छा अधिनियम माना जाता है। तीसरा, यहाँ से भविष्य में जो भी सुधार हुए थे, भविष्य में जो भी संवैधानिक सुधार हुए थे, संवैधानिक सुधार देखने को मिलते, उनकी जो नींव है वो यहीं से रख दी गई थी। संवैधानिक सुधार क्या होते हैं? जहाँ संविधान में कुछ अच्छा किया जाए भारतीयों के लिए, ठीक है, उन्हें वोटिंग राइट दिए गए, उन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, वो संवैधानिक सुधार थे और उनकी नींव है वो यहीं से रख दी गई थी। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई है, तो वहाँ पर कुछ मामले में भारतीयों को जो अनदेखा किया जा रहा था वो यहाँ पर अनदेखा नहीं किया जा रहा है, मतलब कुछ तो उनके बारे में सोचा जा रहा है। तो संवैधानिक सुधारों की धीरे धीरे शुरुआत है वो यहाँ से हो गई थी। इस मामले में भी ये अधिनियम है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, इसके बैकग्राउंड को देखा, इसके प्रावधानों के बारे में हमने बात करी, और तीसरा हमने बात करी थी इसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव क्या थे। ये हमने इस आर्टिकल जो 1773 का अधिनियम है, रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके बारे में ये हमने चर्चा करी थी। तो इस मामलों में ये जो अधिनियम है काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसके जो सारे फीचर्स है वो आपको पता होने चाहिए। यूपीएससी प्रीलिम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकती है, मेंस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना नहीं है, बट प्रीलिम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे, क्या क्या प्रावधान किए गए थे, क्या प्रावधान नहीं किए गए थे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।